हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आप मुझे देख रहे हैं कैंप स्पेस चैनल पर और मैं सुनील यादव आप सबका वेलकम करता हूं। देखिएगा, आज हम लोग क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं का कंटिन्यू आगे करने वाले, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं आज आगे। और उन्हीं के कंटिन्यू में क्या चलने वाला है आज देखिएगा, आज हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जरा इस बात को जानने की कोशिश करेंगे हम आज कि एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। देखिएगा बेटा जी, कई बार क्या होता है, आपको कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे। क्या दिया होगा आपको? कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे और उन एलिमेंट्स की कुछ परसेंटेज दे रखी होगी आपको। क्या होगा कि पूरा एक कंपाउंड होगा, एलिमेंट्स कहां से दिए होंगे, पूरा एक कंपाउंड होगा। एक कंपाउंड के अंदर कुछ, कंपाउंड कैसे बनता है, जब कई सारे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। उन कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है वो गिवन होगी आपको। परसेंटेज क्या होगी? गिवन होगी आपको। और वहां से आपसे पूछा जाता है कि मुझे इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए जिसका परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स मैंने गिवन है, दे रखा है। ऐसे कंपाउंड का फॉर्मूला बताना होता है हमें। उसी तरीके के जो फॉर्मूला, वहां से जो फॉर्मूला निकल के आता है उसी को हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, किस तरीके से कैलकुलेट होता है। मैं आपको बहुत ही बेसिक आइडिया इसको कैलकुलेट करने का बताने वाला हूं। एक टेबल वाला मेथड होगा और सिंपलेस्ट मेथड होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप उसको सोल्व कर पाएंगे। बस स्टेप आप याद रखेंगे कि कैसे, कौन सा स्टेप कैसे करना है आपको। बाकी सारा कुछ याद नहीं रखना, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इसको, क्या है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैसे निकलता है। देखिए बेटा जी, सबसे पहले तो कोई भी कंपाउंड जिसका हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो उस कंपाउंड को, तो टोटल कंपाउंड कितना होता है, कोई भी चीज टोटल कितनी मानते हैं, 100% मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ठीक है, मान लीजिए कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वहां पर, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। मान लो सपोज दैट आपको कहा गया है कि कार्बन का जो परसेंटेज है वो यहां पर कितना है, मान लो 60% बोल दिया उसने, सपोज दैट ऐसे कुछ बोल दिया, 60% बोल दिया। हाइड्रोजन के लिए बोल दिया आपको कि हाइड्रोजन 10% है और ऑक्सीजन बाकी का रिमेनिंग कितना हो गया, 30% ऑक्सीजन है। मैंने कुछ भी ऐसा ले लिया है, ये एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट परसेंटेज मैंने नहीं लिया है, ऐसे कुछ परसेंटेज ले लिया मैंने आपको समझाने के लिए। अब देखिएगा, सबसे पहले क्या देगा वो, मास परसेंटेज दे रखा है, यानी उसने क्या दे रखा है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स हमारे लिए गिवन है। तो आपका काम क्या है, सबसे पहला कॉलम आपने मास परसेंटेज का ही बनाना है वहां पर। उसके बाद उस मास परसेंटेज को यहां पर मैं क्या लिख दूं, कन्वर्ट मास परसेंट इनटू ग्राम्स। ग्राम्स के अंदर बदलना पड़ेगा हमें। उस मास परसेंटेज को मैं क्या कर दूं, ग्राम्स में चेंज कर देता हूं। यानी देखिए बेटा जी, अगर कोई चीज टोटल 100 ग्राम है, मान लो मैं बोल दूं कि टोटल कंपाउंड का वेट कितना 100 ग्राम है, उसका 60% कितना होगा, 60 ग्राम। 60 ग्राम क्या हो जाएगा मेरा, कार्बन का मास। 10 ग्राम हो जाएगा मेरा हाइड्रोजन का मास और 30 ग्राम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास। तो उसी तरीके से मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर देखिएगा। अब इन्हीं को, जैसे मैंने कार्बन लिया, एलिमेंट्स कौन कौन से लिए, सबसे पहले एलिमेंट्स, यहां पर एक एलिमेंट्स का कॉलम भी आप बनाएंगे, एलिमेंट्स का कॉलम बनाएंगे यहां पर। एलिमेंट्स का कॉलम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया आपने, मान लेते। अब देखिए मैंने क्या क्या लिया, कार्बन 60%, हाइड्रोजन 10%, ऑक्सीजन 30%, ये हमने ले लिया यहां पर। उसके बाद देखिएगा, आपने कन्वर्ट कर लिया इसको, परसेंटेज में लिखा है, देखिए परसेंटेज है ये। अब परसेंटेज को क्या कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में। तो ये 60, 10 और क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बेटा जी, अब उस मास को, जो मास है, मास इन ग्राम्स, जो मास हमने किसमें बदल लिया, ग्राम्स के अंदर, उस मास को हम डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर मास से। मोलिकुलर मास ना कह करके इसको एटॉमिक मास कह देते हैं, हम एटम के मास से डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो एटॉमिक मास से जब डिवाइड कर देंगे तो एटॉमिक मास कितना कितना होता है, कार्बन का मास 12 होता है,
तो 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे 1 से, क्योंकि हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है, और 30 को डिवाइड किससे कर देंगे, 16 से। और डिवाइड करने के बाद क्या होगा बेटा जी, कुछ यहाँ पर कोई नंबर आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 लिख रहा हूं मैं आपके लिए। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया है। अब 2 लिख दिया तो उसके बाद देखिएगा अब आपको क्या करना है, अब आपका काम क्या है बेटा जी, सिंपलेस्ट होल नंबर निकाल लेना है आपको। सिंपलेस्ट होल नंबर आपको कैलकुलेट करना है। यहां से सिंपलेस्ट होल नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, ये बात बहुत जरूरी है। आपने डिवाइड करने के बाद क्या क्या नंबर आया, देखो 5 आया यहाँ पर, ये 10 आया और ये 2 आया। इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है हमें, छोटा नंबर दिख रहा है हमें 2। तो 2 से हम पूरे जो भी छोटा नंबर होगा उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे। 5 से 2 को 5 को 2 से भी डिवाइड कर देंगे, 10 को 2 से भी डिवाइड कर देंगे और 2 को 2 से भी डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2.5 आएगा, ये 5 आएगा और ये 1 आएगा। लेकिन अब हमने बोला कि सिंपलेस्ट होल नंबर होना चाहिए वो, तो सिंपलेस्ट होल नंबर तो इसका मतलब नहीं हो पाया है, और सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं हो पाया तो इसका मतलब क्या है कि वापस से हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें इसको। होल नंबर का मतलब डेसिमल में नंबर नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर होने चाहिए, कोई डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 2.5 आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 10 और ये 2, यानी ये सिंपलेस्ट होल नंबर ही है मेरा, पहले से जो था वो सिंपलेस्ट होल नंबर ही है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हर बार ऐसा होगा, आपको क्या करना है, लीस्ट नंबर से इनको डिवाइड करना है ताकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होल नंबर मिल जाए हमें। लेकिन अगर डिवाइड करने के बाद कोई डेसिमल में कोई चीज आती है जो कि डेसिमल ऐसा हो कि आप उसको नेग्लेक्ट ना कर पा रहे हो, तो फिर आपको वापस से उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे वो सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर 2 से करने से हो रहा था, मैंने वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा आपसे पूछ लिया जाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। देखिए जरा यहाँ पर मैं इसको ऊपर से क्लियर करके मैं आपको बताता हूं जरा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। मैंने कुछ ऐसा ही एग्जांपल लिया था, आप बिल्कुल दिल से मत लगा लेना कि यही एग्जांपल पेपर में आएगा, यही एग्जांपल, ऐसा कोई एग्जांपल तो होता नहीं है। अब देखिएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमसे पूछा जाए, इसका क्या पूछेगा हमसे, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछेगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें दिया गया था कार्बन, तो कार्बन कितना है बेटा जी, देखो 5 C5 हो गया, H कितने हैं 10 H10 और O कितने हैं 2 C5H10O2। ये क्या बन गया मेरा, एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया है मेरा। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला जब आपने बना लिया तो बेटा जी इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे भाई। कार्बन का 10, कार्बन को C5H10O2 का मास आप निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। कार्बन का मास 12 होता है तो 12 गुना 5 करके ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 into 1 ये ऐड कर देंगे, उसके बाद 16 into 2 ये सब ऐड करके आप कंप्लीट एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन होगा आपको। वहां पर क्या दे रखा होगा, मोलिकुलर मास गिवन होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला आपसे कैलकुलेट कराया जाएगा, मोलिकुलर मास आपको दे रखा होगा वहां पर। तो आपको क्या करना होगा बेटा जी, आपको n निकालना है, यानी इस नंबर को, इस फॉर्मूला को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाए। यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला में एक n का ही फर्क होता है, मैं बताऊंगा आपको n क्या होता है। अब देखिएगा जो आपको मोलिकुलर मास आपको गिवन होगा, अगर उस मोलिकुलर मास को आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास उस n की वैल्यू आ जाएगी, जो कि अगर आप उस n से एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दे तो वो मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाता है। यानी अगर कोई मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है उसमें से कोई नंबर कॉमन निकाल लें आप, कोई भी कॉमन नंबर आप निकाल ले बाहर, तो उसके बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो बच गया वो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर उस कॉमन नंबर से पूरे फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, कॉमन नंबर से, तो बनेगा मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट। अगर ये बात आपको समझ आई है बहुत अच्छे तरीके से तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको
अगर कुछ कम समझ आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा दोबारा से एक बार, और अगर समझ आया तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और पेपर में आता रहता है, पेपर में आता ही आता है हमेशा, जनरली हमसे पूछा जाता है। और ये वाला जो रिलेशन मैंने आपको बताया इसको आप क्या लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यानी इस एन को निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने आपको बता दिया, ये आप याद रखेंगे इस तरीके से इसको। अगर ये आपको क्लियरली समझ आया तो फिर हम आगे चलते हैं किसके ऊपर, एक नया कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने आप में कहलाता है। वो क्या कॉन्सेप्ट है वो जरा देखिएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते जरा, क्या कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है स्टोइशियोमेट्री। वो कॉन्सेप्ट है बेटा जी स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये बहुत इजी भी है अगर आप मेरे साथ इसको समझेंगे तो। देखिएगा जरा कैसे समझते हैं हम इसको। जैसे सपोज दैट मैं कहता हूं आपको, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, एग्जांपल से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा आपको। मैंने ले लिया मीथेन गैस, इसका मैंने क्या करा दिया, कंबस्चन करा दिया भाई। कंबस्चन कराने से क्या बनता है हमेशा, CO2, क्योंकि गैसियस फॉर्म में होती है और पानी बन जाता है, H2O गैस या लिक्विड स्टेट में बन सकता है। ये रिएक्शन लिखी है बेटा जी, देखो मैंने मीथेन का कंबस्चन करा रखा है मैंने यहाँ पर। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम, दोबारा सुन लो, सबसे पहला काम क्या होता है स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन करते समय या स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते समय। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, कि जो रिएक्शन आप यूज कर रहे हैं वो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। बात आप याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूं। देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही नजर आ रहे होंगे आपको। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कार्बन यहां पर भी एक है, कार्बन यहां पे भी एक ही है। अब देखिए ऑक्सीजन 2 ये रहे और ऑक्सीजन 2 ये रहे, 4 हो गए, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन तो 2 ही है, इसका मतलब यहां पर भी मैं क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब आपने रिएक्शन को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। पहला काम जो हमें करना था, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो काम हमने पहला कर चुके हम लोग, रिएक्शन बैलेंस कर दिया हमने। अब देखिएगा हमें क्या करना है जरा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन के अंदर से देखो अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, यहां पर भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि रिएक्शन के अंदर से मुझे ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देखने हैं। यानी कि मुझे क्या पता लग रहा है कि 1 मोल CH4 कंबाइन करता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 2 मोल पानी बना देता है कि नहीं ऐसा? यहां से दिख रहा है आपको? ये तो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मैंने सिर्फ इस रिएक्शन से देख करके लिखा है। इस रिएक्शन में जो चीज आपको दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है 1 मोल CH4 कंबाइन करता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 2 मोल पानी बनाता है, वही चीज मैंने लिखी है। देखो इसको दोबारा से लिख देता हूं, दोबारा से लिख देता हूं, जरा देख लो, जरा देख लो। 1 mole of CH4 combines with 2 moles of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. Is it okay to all of you or not? अगर ये बात समझ आई है तो देखो जरा। उसके बाद देखो, अगर मैं ये मोल्स की बातें हो गई, 1 मोल कंबाइन करता है 2 मोल के साथ, 1 मोल बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल बनाता है पानी। अब अगर इन्हीं को मास में कन्वर्ट कर दिया जाए बेटा जी, ये तो मोल्स की बातें थी, किसकी बातें थी, मोल्स की। अगर मास की बातें होने लगे तो 1 मोल CH4 का मास कितना होता है, 16 ग्राम। यानी 16 ग्राम CH4 मीथेन कंबाइन करता है कितने ऑक्सीजन के साथ, एक O2 का मास कितना होता है 32 और 2 O2 का मास कितना होगा 64 ग्राम। 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है क्या बनाने के लिए, 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए। ये सब मैं इनके मोलिकुलर मास लिख रहा हूं, इनके मोलिकुलर मास लिख रहा हूं यहां से मैं, देखो। और 2 टाइम्स ऑफ H2O यानी कि 18 ग्राम एक H2O का मास होता है, 2 टाइम्स का कितना हो जाएगा 36 ग्राम। 36 ग्राम से क्या बना देता है, ये पानी बना देता है। ये मैंने सब कुछ अभी तक रिएक्शन से देख देख करके लिखा है।
अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आ रही है तो दोबारा से आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अब वॉल्यूम के केस में बात कर लेता हूं। हर चीज स्टोइशियोमेट्री में आपको रिएक्शन से ही देखना है। पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कंडीशन मैंने आपको बताई, क्या कंडीशन बताई मैंने आपको? रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। रिएक्शन बैलेंस होगी, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, कोई क्वेश्चन सही नहीं करा सकता आपका, कभी क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि रिएक्शन बैलेंस जरूर होनी चाहिए यहां पर। अब देखिएगा, अब हमने पढ़ा है एट एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन के ऊपर किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम एक्वायर करता है? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर वॉल्यूम एक्वायर करता है। यानी अगर मैं कहूं एसटीपी कंडीशन पर वॉल्यूम एट एसटीपी भी लिख देता हूं यहां पर मैं, वॉल्यूम एट एसटीपी कितना वॉल्यूम एक्वायर कर रहा होगा CH4? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल है तो 1 मोल तो 22.4 लीटर एक्वायर करता है। लेकिन इसके तो 2 मोल कंबाइन कर रहे हैं, वो 2 मोल करेंगे तो 44.8 लीटर्स कंबाइन करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो जरा। अब देखो CO2 कितना बनेगा? 22.4 लीटर, 1 मोल ही बन रहा है तो 22.4 लीटर बनेगा। और पानी कितना बन जाएगा? 44.8 लीटर। इसको आप ml में भी लिख सकते थे, मैंने लीटर में लिख दिया, आप ml में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। यानी कि अब देख सकते हो आप स्टोइशियोमेट्री से फायदा क्या हुआ, स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या हुआ। यानी स्टोइशियोमेट्री अगर समझ नहीं आती है तो डिफिकल्ट बहुत लगती है हमें, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री देखनी आनी चाहिए। देखनी कैसे आनी चाहिए वो मैंने आपको बताया कि पहला काम आपका, कोई भी रिएक्शन दुनिया में क्यों ना दियो आपको, पहला काम है आपका रिएक्शन बैलेंस करने का। अगर आपने रिएक्शन बैलेंस कर ली तो समझ लीजिएगा स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपसे। और रिएक्शन बैलेंस नहीं करी तो चाहे आपको कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो समझिए आप जरा मेरी बात को कैसे। अब देखो मैं क्या कहूं कि यहां पर हमने क्या किया, स्टोइशियोमेट्री के अंदर मोल्स को इक्वेट कर दिया मास के साथ, और मास इक्वेट किसके साथ हो गया? वॉल्यूम के साथ। यानी सारी चीजें एक रिएक्शन के अंदर, सारी चीजों को हम एक ही रिएक्शन के अंदर सारी चीजों को हमने क्या कर दिया? एक तरीके से इक्वेट कर दिया। हम एक ही चीज से, एक रिएक्शन के बैलेंस्ड होने की वजह से ही सारी चीजों को हम देख पाए, कैलकुलेट कर पाए, बहुत इजीली देख पाए सारी चीजों को। अब अगर आपने बेसिक आइडिया जान लिया स्टोइशियोमेट्री का तो समझ लेना बेटा जी कि बेसिक आइडिया स्टोइशियोमेट्री का अगर पता लग गया आपको तो कैसा भी क्वेश्चन, कैसा भी घुमा फिरा करके क्यों ना दे दे, आप क्वेश्चन, सारे तरीके के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने समझ लिया है, बहुत अच्छे समझ आ गया, तो आप फटाफट से वीडियो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिनको समझ नहीं आया वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा, लेकिन समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा कि स्टोइशियोमेट्री समझने के लिए, स्टोइशियोमेट्री पढ़ने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन कंडीशन है, सिंगल कंडीशन है। सिंगल कंडीशन क्या है? रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। रिएक्शन बैलेंस्ड है तो आप स्टोइशियोमेट्री में सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फटाफट से क्या करेंगे आप लोग, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा आप इसको डेंसिटी में भी बदल सकते हैं बेटा, देखो डेंसिटी में भी बदल लेंगे। अब डेंसिटी का क्वेश्चन आएगा तो डेंसिटी में बदल लेंगे। कई बार आया है नीट में, जेई के अंदर क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, हमें मास पता है, हमें वॉल्यूम भी पता है, तो मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर दूंगा तो बेटा मेरी डेंसिटी निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ जरा। तो आपको जैसे मास पता है, आपको वॉल्यूम भी पता है, आप इनको डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप डेंसिटी भी लिख सकते हैं, आप एक डेंसिटी का कॉलम बना लेंगे, डेंसिटी भी यहाँ पर लिखते चले जाएंगे यहाँ पर, और डेंसिटी का क्वेश्चन आए तो डेंसिटी से सॉल्व कर देना उसको। यानी किसी तरीके का भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए स्टोइशियोमेट्री का, आपसे वो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है।
नहीं है, नहीं है। यानी कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आता है तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। अगर आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ आया स्टोइशियोमेट्री का, तो इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल हूबहू ऐसा ही है, इससे जुड़ा हुआ ही है। क्योंकि जब तक स्टोइशियोमेट्री समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है, वो भी आपको समझ नहीं आएगा। अब समझिए जरा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। आप लोगों को स्टोइशियोमेट्री अब समझ आ गई है, तो अब लिमिटिंग रिएजेंट की बातें करता हूं मैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है जरा देखो। लिमिटिंग रिएजेंट, कॉन्सेप्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कॉन्सेप्ट है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। लिमिटिंग रिएजेंट बेटा जी देखो क्या होता है, नाम ही बता रहा है लिमिटिंग, यानी लिमिटेड क्वांटिटी में जो है ऐसा कोई रिएक्टेंट, किसी रिएक्शन के अंदर कोई ऐसा रिएक्टेंट जो जितना रिक्वायर्ड था उस रिएक्शन को कराने के लिए उससे कम हमें मिला हो, कम हमें गिवन हो, तो क्या होगा, अब रिएक्शन की कुछ कंडीशन इस तरीके की बन जाएगी कि उस रिएक्टेंट की वजह से ना प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन था वो रुक जाएगा या कम हो जाएगा, जितना चाहिए, जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बन पाएगा। यानी उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की वजह से उस पूरे रिएक्शन की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ऐसा रिएक्टेंट जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हो या जो दूसरे रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली पहले खत्म हो जाए, पहले फिनिश हो जाए, पहले कंज्यूम हो जाए, ऐसे रिएक्टेंट्स को हम लिमिटिंग रिएजेंट्स कहते हैं। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यानी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, ए रिएजेंट which gets consumed limits the quantity of product formed in a reaction is called limiting reagent, शॉर्ट फॉर्म में LR लिखते हैं हम लोग। यानी ऐसा रिएक्टेंट, ऐसा रिएजेंट जो क्या हो जाए, विच गेट्स कंज्यूम्ड एंड लिमिट्स, the quantity of product formed in a reaction is called limiting reagent. Got it or not? डेफिनेशन समझ आई होगी सबको। अब डेफिनेशन समझ आ गई तो मैं एक रिएक्शन से आपको समझाता हूं। जरा देखो तो सही, जरा एक बार जरा देखो। एक रिएक्शन ले ली मैंने, N2 गैस प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस gives 2 टाइम्स ऑफ NH3 गैस। ये अमोनिया बनाने की हैबर प्रोसेस होती है। सबसे पहले मैं अगर बोलूं तो मोल के हिसाब से अगर बोलूं तो देखो 1, एक इसका एक मोल जब कंबाइन करता है, नाइट्रोजन एक मोल कंबाइन करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो 2 मोल अमोनिया बना देता है। यही हमारा रिएक्शन बता रहा है, हमारी रिएक्शन से पता लग रहा है, हमें स्टोइशियोमेट्री से पता लगी बात। ठीक है, अगर मैं मास के रेस्पेक्ट में बोलूं इनको, तो बेटा देखो मास के रेस्पेक्ट में क्या होगा, नाइट्रोजन का मास 14, दो नाइट्रोजन का मास, एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 28 ग्राम हो जाएगा, और 3 हाइड्रोजन का मास 6 ग्राम हो जाएगा, और एक अमोनिया का मास 17 ग्राम, तो 2 अमोनिया का मास 34 ग्राम हो जाएगा। ये हमें कहां से पता लगा, ये मास कहां से आया, फ्रॉम द रिएक्शन। कहां से पता लग रहा है, फ्रॉम द रिएक्शन से पता लग रहा है हमें ये। लेकिन अब मैं बोलूं कि गिवन मास है आपके पास, कुछ क्या दे रखा आपको, क्या है, पहले से ही कुछ मास गिवन है, क्वेश्चन के अंदर कोई मास दे रखा होगा आपको। जैसे सपोज दैट
सपोज दैट आपको क्या कह दिया बेटा जी, देखो मान लो कहता है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है आपको, हाइड्रोजन आपको 6 ग्राम ही गिवन है, और पूछ लिया कि मुझे बता दो जरा अमोनिया कितने ग्राम बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मुझे बता दो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट, पहला क्वेश्चन पूछेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा NH3 का जो अमाउंट है वो कितना बना होगा, NH3 कितना अमाउंट बना होगा ग्राम्स के अंदर, वो मास बता दीजिए मुझे कितना बन रहा होगा। तो देखिएगा हमारी रिएक्शन के हिसाब से 1 मोल 3 मोल के साथ कंबाइन करता है, 2 मोल बना देता है। अब अगर इसके मैं मोल्स बनाने लगूं तो नाइट्रोजन के मास से इसको डिवाइड कर दें अगर हम लोग, क्या बनेगा बेटा, देखो क्या बन जाएगा ये, नाइट्रोजन के मास से अगर डिवाइड कर दो N2 के मास से तो 28 ग्राम से इसको डिवाइड कर दो, इसको हाइड्रोजन के मास से डिवाइड करोगे, हाइड्रोजन का मास 1, H2 का मास कितना होता है 2, और यहां से तो निकालना ही है तो हमें, तो ये क्या आएगा हमारे पास 0.5 मोल आएगा, ये क्या आएगा 3 मोल आ जाएगा, और ये निकालना है मुझे। अब देखो मेरी रिएक्शन कह रही है कि 1 मोल 3 मोल के साथ कंबाइन करेगा और 2 मोल बना देगा, लेकिन यहाँ पर तो गिवन कितना है 2.5 मोल, आधा मोल ही दे रखा है और आधा मोल दे रखा है, तो आधे मोल के हिसाब से ये कंज्यूम होगा, यानी कि ये जब 1 मोल था तो 3 मोल कंज्यूम होता था ये वाला, लेकिन जब ये आधा मोल है तो ये कितना कंज्यूम होगा, केवल 1.5 मोल ही कंज्यूम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यानी ये 1.5 मोल कंज्यूम होगा और 1.5 मोल क्या हो जाएगा एक्सेस बचा हुआ रह जाएगा, एक्सेस बच जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाने लगा कि नहीं कहलाने लगा, बोलो ये मेरा क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया कि नहीं हो गया, बोल दो जरा, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और ये वाला मेरा क्या हो गया भाई एक्सेस रिएजेंट हो गया, क्योंकि ये तो रिएक्शन जब हो गई उसके बावजूद भी बचा हुआ रह गया, 1.5 मोल तो बचा हुआ रह गया उसके बावजूद भी। तो अब जब ये भी आधा हो गया ये भी आधा हो गया तो ये भी आधा ही बनेगा, यानी कि ये कितना बन जाएगा 17 ग्राम बनेगा, यानी कि ये कितना बनेगा 1 मोल ही बन पाएगा इस बार ये। तो यही तो क्या है बेटा जी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। अब इस लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, देखो इसके लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होने की वजह से इस प्रोडक्ट की सेहत पे देखो क्या फर्क पड़ गया, ये आधा हुआ, ये गिवन कम था हमें, उसी की वजह से प्रोडक्ट भी देखो आधा बन पाया, प्रोडक्ट भी 1 मोल ही बन पाया, 2 मोल बनना चाहिए था रिएक्शन के हिसाब से, लेकिन 1 मोल बन पाया। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसी चीज होती है कि वो क्या करता है फिर रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनने वाला है उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी बनेगी वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करती है फिर बाद में, यानी जो रिएजेंट लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक्सेस वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब दूसरा रिएक्टेंट है ही नहीं कम क्वांटिटी में है तो वो रिएक्ट किसके साथ करेगा और कैसे प्रोडक्ट बना लेगा। अगर ये बात आपको समझ आई है तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा। तो ये था बेटा जी आज का हमारी क्लास का पूरा फंडा, और नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, उसके अंदर मैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और फिर जो हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये एंड हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको रिवाइज करिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिएगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ, कैंप स्पेस के साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ सुनील यादव के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर होते रहें और आप कुछ अच्छा एग्जाम के अंदर कर पाएं। आप अगर अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको सारी स्ट्रेटेजीज आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन वो पेपर के टाइम पर बताई जाएंगी, अभी बताने से कोई बेनिफिट नहीं है उन चीजों का, तो उसी टाइम पर बताएंगे। तो अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हेल्दी रहिए, अपने अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए, और वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।